हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट रूलर तुगलक डायनेस्टी के, जिनका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। इनके बारे में बहुत सारी बातें जो हमें डिस्कस करनी है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, देखो इनका जो नाम, एक्चुअल नाम है वो जोना खान नाम है। जिन्होंने जब रूलर बने तो उसके बाद अपना नाम चेंज किया और मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाने गए। ठीक है, इनका अगर यदि हम टाइम पीरियड की बात करें तो वो टाइम पीरियड इनका रहा है दैट इज 1325 टू 1351। इस पीरियड में ये रूल करते हुए हमें नजर आएंगे। क्लियर। अब इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उनके बारे में देखें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हाईली एजुकेटेड जितने भी रूलर्स हुए, जो भी दिल्ली सल्तनत के हमने रूलर्स देखे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा एजुकेटेड रूलर्स में से एक हमें नजर आएंगे। ठीक है, हाईली एजुकेटेड। लेकिन इनकी कुछ पॉलिसीज ऐसी थी जिनकी वजह से हम इनको एक, जो कहते हैं ना, फुल रूलर, वो काउंट करते हैं। हालांकि इनका सोचने का नजरिया था वो अलग था, लेकिन क्योंकि इनकी कुछ पॉलिसी जिनमें कुछ एरर्स आए, जिनमें कुछ प्रॉब्लम्स आए, उस वजह से इनको फुल रूलर के इनको टाइटल भी दिया जाता है। इस तरीके से बोला जाता है, कुछ ऑथर्स ने इनके बारे में बोला कि इनसे बड़ा मूर्ख जो पूरे रूलर है उनमें से कोई ऐसा रूलर नहीं हुआ जिसने पॉलिसीज की वजह से अपने एम्पायर को डिस्ट्रॉय किया। ठीक है, अब अगर यदि हम बात करें तो ये हाईली एम्बिशन रखने वाला एक रूलर है, जो कहते हैं कि हमारा जो एम्पायर होगा वो दिल्ली के एम्पायर में ही ऐसा नहीं है कि हम इंडिया में ही रूल करें। हम चाहते हैं कि हमारा रूल एक्सटर्नल, आउट ऑफ बॉर्डर भी होना चाहिए। मतलब ये अपने आप को एक्सटेंड करना चाह रहा है कि हमारा जो एक्सपेंशन होगा वो सेंट्रल एशिया तक होना चाहिए। हाईली एम्बिशन, बड़े बड़े टारगेट लेके चल रहा है कि मुझे बाहर भी रूल करना है, केवल इंडिया में ही रूल नहीं करना है। ठीक है, इतना एक्सपेंशन होना चाहिए, हमारा एम्पायर इतना बड़ा होना चाहिए। कैसे होगा, किस तरीके से होगा, वो क्या काम करने की कोशिश करेंगे, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहला अगर यदि हम पॉइंट डिस्कस करें तो दूसरा एक ये, जैसे हमने अभी पीछे देखा कि खलीफा से रिकॉग्निशन लेते हैं तो उसका एम्पायर चलाना, उसका रूल करना बहुत इजी होता है। ये कहता है कि नहीं, कोई मतलब नहीं है खलीफा से रिकॉग्निशन, किस बात का रिकॉग्निशन, हमें नहीं करना है ऐसा कुछ भी। ठीक है, ये एक ऐसा रूलर है जिसने होली एंड दिवाली की सेलिब्रेशन में हिंदुओं के साथ में पार्टिसिपेट किया, खूब अच्छे से मिलके कि हाँ होली का सेलिब्रेशन करना है, दिवाली का सेलिब्रेशन करना है। ठीक है, एज ए सेक्युलर रूलर इसको देखा जाता है। क्लियर। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ये पता होना चाहिए। अब बात करते हैं इसके कुछ पॉलिसीज जिनकी वजह से इनकी जो पॉलिसीज है, करने तो ये चले थे कि इसको एक अच्छे तरीके से काम करें, लेकिन वो पॉलिसीज चाहे आप एक्सीडेंटली बोल लीजिए तो वो उल्टी हो गई और उस वजह से इनको मूर्ख बोला गया। क्यों बोला गया, देखते हैं। वो कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं, जैसे मैं बात करूं आपके सामने, सबसे पहली पॉलिसी जिसमें एरर आया या जहां से इन्होंने काम करना शुरू किया, वो काम करना शुरू करते हैं कैपिटल को लेके। ठीक है, क्या होगा, सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। पहले में वो कुछ पॉलिसीज जिनके बारे में हम बात करेंगे उनके बारे में देखते हैं। सेकंड जिसके बारे में हम बात करेंगे, टोकन मनी या टोकन करेंसी। ठीक है, टोकन करेंसी के बारे में सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये बात करेंगे टैक्सेस को लेके। फोर्थ पॉइंट, जो ये एक्चुअल में वॉर करने गए, इन्होंने एक आर्मी खड़ी की कि हमें खुरासन पे क्या है, कहाँ है, उनके बारे में हम बात करेंगे कि भाई एक आर्मी बनाइए जो अटैक करेगी। ठीक है, और लास्ट में क्योंकि ये अपने आप को सेंट्रल एशिया तक एक्सटेंड करना चाह रहे थे तो उसके लिए इन्होंने एक आर्मी बनाई कि खुरासन की तरफ हमें अटैक करना है। लास्ट में इन्होंने कराची पे अटैक करने की कोशिश की और कुछ इसकी पॉलिसीज थी जो एग्रीकल्चर को लेके थी, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये 5 से 6 पॉइंट है जिनको आपको देखना है और समझना है। क्लियर। चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं कैपिटल को लेके, देखो
हो क्या रहा है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि सारी चीजें ना एक दूसरे से लिंक्ड है और एक स्टोरी की फॉर्मेट में आप इसको समझने की कोशिश करो, रटने का कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखो, क्योंकि इनकी जो कैपिटल एक्चुअल हुआ करती थी वो तो दिल्ली थी, ठीक है। अब क्योंकि बार बार मंगोल क्या कर रहे थे, अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, बार बार इंडिया की तरफ आ रहे थे और वो अटैक कर रहे थे, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि भाई देखो, इंडिया को हमें बचाना है, तो मेन चीज जब भी कोई रूलर अपना रूल कर रहा है तो उसका मेन ध्यान क्या होना चाहिए कि वो अपनी कैपिटल को सिक्योर करे, उसकी कैपिटल सिक्योर होनी चाहिए। अब वो कैसे की जाएगी, तो इसने, क्योंकि जब ये इसके फादर जब गयासुद्दीन तुगलक थे, उनके टाइम में इनको बोला था कि आप जाओ साउथ में, जोना खान को बोला था कि आप जाइए साउथ में, और साउथ के जितना भी जो पार्ट है जो इंडिपेंडेंट है उन पे अपना होल्ड करके आओ। तो इसने देवगिरी पे अपना कंट्रोल किया था, देवगिरी, जिसका नाम बदल दिया, और उसका नाम बदल के इसने क्या कर दिया था, दौलताबाद, यही कर दिया था। देवगिरी का नाम चेंज किया था दौलताबाद, ये हम लास्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। अब इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसके दिमाग में चल रहा है कि भाई एक काम करते हैं, हमारी जो कैपिटल है यहाँ दिल्ली है, दिल्ली से कैपिटल को शिफ्ट करते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं। अब उसके पीछे इसने दिमाग लगाया क्यों कि आखिर हमें अपनी कैपिटल दिल्ली से और दौलताबाद शिफ्ट कर लेनी चाहिए, तो उसके पीछे रीजन ये था क्योंकि यहाँ पे ये सोच रहा है कि हमें नेचुरल सिक्योरिटी मिल जाएगी। अब पूछोगे नेचुरल सिक्योरिटी किस वजह से, क्योंकि जब आप सेंट्रल एशिया को क्रॉस करते हुए जाओगे तो आपको सबसे ऊपर देखने को मिलेगा विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल रेंज देखने को मिलेंगी। विंध्याचल के बाद में आपको देखने को मिलेगा सतपुड़ा रेंज। इनके बीच में आपको रिवर फ्लो होती हुई नजर आएंगी, नर्मदा रिवर, नर्मदा। इसी तरीके से आपको सतपुड़ा के बाद में आपको रिवर फ्लो होती हुई नजर आएगी, दैट इज तापी। तो इसके दिमाग में जो चल रहा था वो एक्चुअल में, क्योंकि ये देखो एजुकेटेड है, नॉलेज है इसको हर चीज की, तो ये कह रहा है कि देखो, एक होता है कि हम आर्मी से किसी चीज को रोके, जो दूसरी आर्मी हम उसको रोकने की कोशिश करें, तो एक अपनी आर्मी से रोकने की कोशिश करें, और दूसरा है अगर हमें नेचुरली ऑलरेडी हमें सिक्योरिटी मिल जाती है, प्रोटेक्शन मिलती है, तो उसका तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इसके दिमाग में चल रहा है कि हम दिल्ली से अपनी कैपिटल, क्योंकि इधर से जो भी आ रहा है, जो नॉर्थ वेस्ट साइड से जो भी अटैक करने आ रहा है वो सीधा दिल्ली के पास पहुंच जाता है, पंजाब से एंटर किया, कैपिटल आ गई, तो हम अपनी कैपिटल को यहाँ शिफ्ट ना करके यहाँ से हम अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लेते हैं दौलताबाद में। और जब यहाँ शिफ्ट करेंगे तो क्योंकि जब कोई भी अटैक करने आएगा तो उससे पहले उसको विंध्याचल पर्वत क्रॉस करना पड़ेगा, नर्मदा रिवर को क्रॉस करना पड़ेगा, सतपुड़ा रेंजेस को क्रॉस करना पड़ेगा, तापी रिवर को क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, हम अपनी कैपिटल को सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए इसने यहाँ पे शिफ्ट करने की सोच ली। चलो ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है कि पॉइंट ठीक है, अभी आप शिफ्ट करना चाहते हो, ठीक है। ये चले यहाँ से अपनी आर्मी को लेके और शिफ्ट किया, यहाँ ले आए। अब एक बात सोचना, जब आपने शिफ्ट कर लिया तो कुछ लोग तो ऐसे थे जो बेचारे वैसे ही चलते चलते थक गए, परेशान हो चुके हैं। अब यहाँ आ गए तो ठीक है, अपना सामान यहाँ रख लो अब। लेकिन फिर इसने क्या देखा, यहाँ पहुँचने के बाद दौलताबाद शिफ्ट किया, यहाँ से 2 महीने बाद ही अब भाई साहब का फिर दोबारा से मन बदल गया। अब फिर ये कह रहे हैं कि नहीं यार, हम यहाँ तो आ गए, चलो ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन अब यहाँ पहुँचने के बाद अब हमें नॉर्थ वाला पार्ट तो दिख ही नहीं रहा, जो नॉर्थ पार्ट है इंडिया का अब वो तो दिख ही नहीं रहा, हमें पता ही नहीं चल रहा ऊपर क्या चल रहा है। तो बोले नहीं, ये तो गलत है, यहाँ से हम वापस चलते हैं और अपनी कैपिटल को दोबारा से दिल्ली की तरफ शिफ्ट करते हैं। अब ये पॉइंट इसके लिए बेवकूफ़ी है, क्यों? क्योंकि पहले जो कैपिटल बनाया, ठीक है आपने शिफ्ट कर लिया, अब यहाँ से काम को करना शुरू कर दो, यहाँ से करिए। लेकिन नहीं, क्योंकि अब वापस से जा रहे हैं तो कुछ लोग तो आते आते पहले परेशान हो चुके हैं, और अब वहीं से आधे लोग जो थे वो यहाँ से वापस जाएंगे, तो आधे लोग वैसे रह जाएंगे। तो इस वजह से ये इसको पूरी तरीके से अपना जो काम है, जो इस थॉट प्रोसेस से चल रहा था, वो पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है दिल्ली से दौलताबाद। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी जो कैपिटल है वो 2 रहती है, दिल्ली भी और दौलताबाद भी। पॉइंट क्लियर है? तो पहला पॉइंट इससे रिलेटेड कि कैपिटल की शिफ्टिंग करना, इसके लिए उल्टा काम हो गया। क्लियर? ठीक है, पॉइंट क्लियर है। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट ये है,
दैट इज टोकन करेंसी। अब ये क्या है, देखो अब ये सोच रहे हैं, क्योंकि जब इसने रूल करना शुरू किया तो इसके टाइम में सिल्वर एज ए करेंसी यूज किया जाता था, ठीक है। अब इसने क्या देखा कि हमारे यहाँ पे डेफिशिएंसी हो रही है सिल्वर की, ठीक है, कमी हो रही है धीरे धीरे, तो हमें एक काम करना चाहिए, सिल्वर को करेंसी से हटा देना चाहिए और इसकी जगह पे हमें नई करेंसी को इंट्रोड्यूस करना चाहिए जो कि कॉपर की बनी हो। हमें एक ऐसा मेटल लेना है जो अवेलेबल हो बहुत आराम से। अब ये जब चीज करेगा, कॉपर हर जगह पे प्रेजेंट है, हर घर में प्रेजेंट है, तो इसने क्या बोला, लोगों से बोला कि भाई एक काम करो, आपके पास जितना भी कॉपर है, जितना भी कॉपर है वो लेके आओ मेरे पास, ठीक है। इसने सिल्वर की कमी को देखते हुए इसने कहा कि जितना भी कॉपर है उसको मेरे पास लेके आओ और सिल्वर है वो लेके चले जाओ। लोगों से इसने बोला कि जितना भी कॉपर आपके पास है आप वो तो मुझे ला के दे दो और सिल्वर को आप ले जाओ, क्योंकि हम कॉपर को, हम चाहते हैं कि कॉपर की करेंसी इंट्रोड्यूस की जाए ताकि हर किसी के पास अवेलेबल हो। अब लोगों ने क्या कर दिया, कॉपर लाए और इसको देना शुरू कर दिया, कॉपर जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। अब इसने करेंसी में उसको तो कन्वर्ट कर दिया, करेंसी में कॉपर को तो बना दिया, लेकिन अब कॉपर लोगों के पास है तो वहां पे क्या करने लगे लोग, फर्जीवाड़ा करने लग गए। क्यों? क्योंकि खुद मिंट करने लग गए, उन चीज को बनाने लग गए कि हाँ भाई अपने पास भी करेंसी, अपने पास करेंसी है। तो इस तरह से भाई साहब के पास में कॉपर के भंडार हो गए और सिल्वर है वो बाहर चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी इसका एक लॉस का कारण बना, क्योंकि यहां से क्या हुआ, लोगों के पास में कॉपर बहुत सारा है तो उन्होंने अपने खुद की करेंसी मिंट करना शुरू कर दी, और जब खुद की करेंसी छापना शुरू कर दी, बनाने शुरू कर दिए, तो होगा क्या, इन्फ्लेशन इतना हो गया तो आधा एम्पायर तो वैसे ही खत्म हो गया, इन्फ्लेशन हुआ। तो इस तरह से ये भी जो करेंसी का जो काम है ये भी इसके लिए अपोजिट पड़ गया। पॉइंट क्लियर है? तो दूसरा, इस वजह से भी इनको क्या बोला जाता है कि भाई ये तो बिल्कुल ही बेकार रूलर है। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? अब तीसरा पॉइंट है टैक्सेस। अब देखो टैक्सेस को समझो, टैक्सेस को क्या, अब लोगों के पास में पहले ही इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है। कुछ यहाँ पे आर्मी के बारे में जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि आर्मी की वजह से भी इनको लोगों को अकाल फेस करना पड़ा। देखो यहाँ पे, क्योंकि अब ये क्या कह रहे हैं कि मुझे चाहिए पैसा, क्यों चाहिए, क्योंकि पहले हम आर्मी के बारे में समझ लेते हैं फिर हम टैक्सेस पे आएंगे, ठीक है। आर्मी में क्या हो रहा है, इसका क्या दिमाग चल रहा है, इसका मेन चीज़ ये चल रही है कि भाई ऐसा करते हैं, मुझे रूल करने हैं और रूल करने के लिए मेरे को ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया में ही रूल करना है, मुझे अपने आप को एक्सटेंड करते हुए ले जाना है सेंट्रल एशिया तक, सेंट्रल एशिया में, ठीक है। इंडिया से मुझे बाहर जाना है और सेंट्रल एशिया में जाना है, और सेंट्रल एशिया में भी कैसे जाना है, क्योंकि मंगोल बार बार ऐसा कर रहे हैं जो हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, मंगोल अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार आ रहे हैं और इंडिया पे अटैक कर रहे हैं, बार बार आ रहे हैं इंडिया पे अटैक कर रहे हैं। तो अब मुझे एक काम करना है, क्या, कि मैं जाऊंगा यहाँ से और घर में घुस के, मंगोल है उनको घर में घुस के मारूंगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसने क्या कहा, जो मंगोल हमारे ऊपर अटैक करने आ रहे हैं, अब हमें ये करना है कि हमें मंगोल पे जाके उनके घर में घुस के उनको ख़त्म करना है, उनको नहीं छोड़ना है, ठीक है। और इनका मेन रूल कहाँ पे रीजन है, खुरासन में, खुरासन में, ठीक है। कहाँ पे, ये मेनली ये ईरान वाले रीजन में, पाकिस्तान ईरान वाले रीजन के पास में ये एरिया है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, तो इसने क्या कहा कि मुझे एक ऐसी आर्मी चाहिए जो हर टाइम में तैयार हो, मैं किसी भी टाइम पे आपको ये ऑर्डर दे सकता हूं कि आपको जाना है और अटैक करना है। तो इसने एक आर्मी बनाई इसके लिए, स्पेशली खुरासन एक्सपेडिशन बोलते हैं इसको, स्पेशली इसके लिए कि मेरे लिए एक आर्मी बनाइए, और वो आर्मी कैरी कर रही है 3 लाख आर्मी के लोग, 3 लाख लोगों को इकट्ठा किया, बोला कि आ जाओ और मैं आपको सैलरी दूंगा और उस सैलरी के बेसिस पे आपको रखा जाएगा। इसने पहले ही इन 3 लाख लोगों को 1 साल की एडवांस में ही सैलरी दे दी, एडवांस में ही,
इसने कहा कि मैं आपको 1 साल का, पूरा 1 साल का जो भी है, मैंने आपको ये सैलरी दी, आपको कुछ नहीं करना है, कहीं नहीं जाना है, सिर्फ यहाँ रहना है। मैं इस 1 साल के अंदर कभी भी आपको अटैक करने के लिए बोल सकता हूँ, आप किसी भी टाइम पे खुरासन पे अटैक करो, ये हमारी तरफ से ऑर्डर आ सकते हैं। ठीक है, अब लोग वेट कर रहे हैं। अब आप बहुत बात को सोचो, इसने 3 लाख लोगों को एक साथ पूरी 1 साल की सैलरी पकड़ा दी, तो इसके पास पैसे कहाँ से आएंगे? कहाँ से आएंगे ये पैसे? तो वो सारे पैसा कहाँ से आएगा? टैक्सेस की फॉर्म में। कहाँ से लेगा? लोगों से लेगा। पॉइंट क्लियर है? तो अब इसने क्या किया, टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया और 50% टैक्सेस तक कर दिया। जो भी सामान लोगे, जो भी चीज़ करोगे, तो आपको 50% टैक्स पे करना पड़ेगा। लोगों के ऊपर इतना बोझ बन गया। क्यों? सारा पैसा तो वो यहाँ कंज्यूम कर रहे हैं। पॉइंट क्लियर है? तो ये सब चीज़ें, इसकी पॉलिसी ऐसी हो गई कि जिस वजह से टैक्स का बोझ भी एक नॉर्मल आदमी पे गिरने लग गया। ठीक है, तो लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि भाई जो पैसा है वो सारा हमसे लिया जा रहा है, आर्मी वो तैयार कर रहा है, उसके बावजूद भी ठीक है कि चलो आप अपने एम्पायर को एक्सटेंड कर रहे हो, करो। लेकिन हुआ क्या? क्योंकि आर्मी बनाई, उसको बोला कि 1 साल के अंदर आपको बोल दिया जाएगा, ऑर्डर दे दिया जाएगा कि खुरासान पे अटैक कीजिए। ठीक है, लेकिन सॉरी, अब होगा क्या? 1 साल तक ये आर्मी के लोग वेट करते रहे कि ऑर्डर आएगा, ऑर्डर आएगा, हम उसके बारे में सोच रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कब हम अटैक करेंगे, कब हम अटैक करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है? 1 साल बीत गया, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, कोई ऑर्डर नहीं आ रहा है। ऊपर से चलो ये भी ठीक है, इसने क्या किया, खुरासन में जो रूलर बैठा है उसके साथ जाके ट्रीटी कर ली। अब आप बात सोचो, जिस काम के लिए पैसा दिया था, जिस काम के लिए पैसा दिया था, वो पैसा तो वेस्ट है। ये लोग क्यों बैठे? किस वजह से बैठे? आपने इतना एडवांस में दे दिया, जिनको बोला कि हम आपसे अटैक करवाएंगे, और ये खुद जाके वहां पे उनके साथ ही ट्रीटी करके आ रहे हैं कि भाई कुछ नहीं है, हम भाई भाई है, तो बात खत्म। तो ये सब वेस्ट था। तो इस वजह से इनको बोला कि भाई ये तो एक बहुत बड़ा मूर्ख रूलर है, जिसने पैसा भी खर्च कर दिया, लोगों को भी इंगेज कर दिया कि आपको कुछ और काम ही नहीं करने, और उसके बाद में बिठा के रखे। पॉइंट क्लियर है? ऐसे करते हुए यहां से फिर इसके दिमाग में आया कि अब ये आर्मी के लोग क्योंकि रिवोल्ट कर सकते हैं, रूलर के अगेंस्ट रिवोल्ट कर सकते हैं कि आपने हमारे सारे काम को रोक दिया है, आप तो किसी काम के लायक हो ही नहीं। तो इसके लिए इसने क्या कहा, एक काम करते हैं, चलो मैं आपको लेके चलता हूं, आपको अटैक करने ना, तो चलिए हम कराची चलते हैं। अब ये क्या है? ये एक्चुअल में उत्तराखंड का, जो अभी आज के टाइम में उत्तराखंड वाला रीजन है, वहाँ पे मतलब जो हिमालय वाला पार्ट है वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, उत्तराखंड के रीजन से, और बोले आप चाइना की तरफ जाओ, ये कहाँ है? ये सारे का सारा पहाड़ों वाला एरिया है, जहाँ पे आपको बर्फ़ देखने को मिलती है, ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं। पहाड़ों पे जाओ, आप वहाँ से जाओ और फिर चाइना की तरफ जाइए, वहाँ पे आपको वो वाला एरिया जीत के आना है। अब आप बात सोचो, पहाड़ों पे जिसमें बर्फ़ पड़ी हुई है, कुछ है ही नहीं दिखने को, ना वहाँ पे खाने की कोई भी सहूलियत है, किसी भी तरीके की कोई फैसिलिटी नहीं है। आधे लोग तो आर्मी के वहाँ जाते जाते मर गए, वापस आ रहे हैं तो फिर वहाँ मर गए। तो इसने 3 लाख की जो आर्मी बनाई थी, जो सेना बनाई थी, वो सारी की सारी वहाँ पहाड़ों में ख़त्म हो गई। पता ही नहीं चला कि अब हो क्या रहा है, सिर्फ इसलिए कि लोग इसके अगेंस्ट रिवोल्ट ना कर पाए, तो इसने उस आर्मी को डाइवर्ट कर दिया। तो ये इसके लिए सबसे बड़ा, हम ये कह सकते हैं कि जिसकी वजह से ये महामूर्ख बोला गया। ठीक है, अब हो क्या रहा है, अब इस बात को समझिएगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से इंगेज्ड है इस तरह से। तो इसके टाइम में क्योंकि इसको ना तो कोई काम किया जा रहा है ढंग से, ना ये काम कर पा रहा है, तो यहाँ पे जो रूलर्स हैं, जिनको लग रहा है कि ये अब इतना ढंग से काम नहीं कर पाएगा, तो क्योंकि इसने जब अटैक करने की कोशिश की, तो इसके टाइम पे, अब ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, ये रूलर है जिसके टाइम पे सबसे ज़्यादा दिल्ली सल्तनत का ब्रेकडाउन होना शुरू होता है।
अब पूछोगे ब्रेकडाउन किस तरह से होना शुरू होता है, कि कुछ ऐसे रूलर्स हुए जो अपने आप को कहते हैं कि भाई अब हमें इसके अंडर काम नहीं करना है, हमें इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए। यहाँ से हमारे पास 1336 में जाके विजयनगर एम्पायर इंडिपेंडेंट हो जाता है। विजयनगर एम्पायर पूरी तरीके से कहता है कि अब क्योंकि साउथ में ये आ नहीं सकते, साउथ में से ये ऊपर की तरफ फोकस कर रहा है कि भाई मेरे को ऊपर की तरफ जाना है, ऊपर की तरफ जाना है, तो ये क्या कह रहे हैं, अब साउथ का कंट्रोल हम अपने हाथ में लेते हैं। तो कुछ रूलर्स है जो अपने आप को कहते हैं कि भाई हमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अपने आप अपने हिसाब से अपना रूल करना चाहिए। तो यहाँ से विजयनगर एम्पायर की शुरुआत होती है, इस्टेब्लिशमेंट होती है। क्या है विजयनगर एम्पायर, किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट होती है, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऐसे ही 1346 में बहमनी एम्पायर आ जाएगा। बहमनी एम्पायर वो इस्टेब्लिश हो जाएगा, वो इंडिपेंडेंट कर लेगा अपने आप को। ऐसे ही मदुरई में जाएंगे तो ये भी अपने आप को नीचे इंडिपेंडेंट कर लेंगे। तो इस तरह से साउथ का जो कंट्रोल है वो पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं। मतलब दिल्ली सल्तनत में जो ब्रेकडाउन शुरू होता है वो यहाँ से देखने को मिलता है, इस रूलर के टाइम पीरियड में देखने को मिलता है। इसी के टाइम पीरियड में हमें पंजाब वाले रीजन से भी रिवोल्ट होते हुए नजर आएंगे। और जब ये देखेंगे तो भाई साहब यहाँ से पंजाब की कंट्रोल को करने के लिए जाएगा कि चलो मैं एक काम करता हूँ, पंजाब वाले रीजन में कंट्रोल बनाने चलता हूँ, अपना होल्ड बनाने चलता हूँ। तो वहाँ जब ये अटैक करने जाते हैं, रिवोल्ट को दबाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे इनकी डेथ हो जाती है। और इस डेथ के साथ ही कुछ ऑथर्स ये बोलते हैं, ध्यान से सुनना, इनके टाइम में एक ऑथर हुए दैट इज जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, उन्होंने बोला आज जब ये मरे तो इन्होंने बोला कि आज जनता को राजा से छुटकारा मिल गया और राजा को जनता से छुटकारा मिल गया। जनता को तो राजा से छुटकारा मिला सॉरी, जनता को राजा से छुटकारा मिला और राजा को जनता से छुटकारा मिल गया। हमें ऐसा रूलर नहीं चाहिए। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। तो हमारे पास में इस तरह से इनका खेल खत्म होता है। और इस तरह की पॉलिसीज जो ये यूज़ करते हैं जिसकी वजह से इनको फूल बोला गया। इन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज भी लेके आया या बनाई जिनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने काम भी किया। ठीक है, इन्होंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर को लेके काम किया। इसमें भी उन्होंने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की एक तरीके से। सबसे पहली चीज़ तो लैंड रिवेन्यू, लैंड रिवेन्यू, क्योंकि टैक्सेस जब कलेक्शन करने हैं वो कहाँ से आएगा, वो तो लैंड से ही आएगा। तो लैंड रिवेन्यू को लेके इसने एक डिपार्टमेंट बनाया और उस डिपार्टमेंट का नाम था दैट इज दीवान ए मुस्तखराज। मुस्तखराज, हालांकि ये डिपार्टमेंट तो पहले भी था, दीवान ए मुस्तखराज डिपार्टमेंट पहले भी था। ठीक है, लेकिन इसने यहाँ पे एक ये डिपार्टमेंट जो पूरा प्रॉपर तरीके से इसको बनाया इस्टेब्लिशमेंट की। दूसरा इसने एक इस्टेब्लिशमेंट किया डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर को लेके, एग्रीकल्चर को लेके कि लोगों को बताओ, जाओ और समझाओ कि किस तरह से खेती करनी है, किस तरह से काम करना है, कितना पानी डालना है, कितने फर्टिलाइजर्स डालने हैं, किस तरह से आप उसको बना सकते हो, उन सब के बारे में आपको बताना है। तो उसके लिए इसने एक डिपार्टमेंट बनाया दीवाने कोही। ठीक है, अब यहां से प्रॉब्लम क्या थी, देखो काम तो इसने कर दिया कि एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट करनी है, सुधारना है। प्रॉब्लम क्या है, पहले ये बनाना चाहिए था, उसके बाद लैंड रिवेन्यू की बात की जाए। लेकिन भाई साहब कर उल्टा रहे हैं। पहले इसने बनाया लैंड रिवेन्यू का डिपार्टमेंट कि आओ भाई आप पहले पैसा दो, बाद में देखेंगे कि किस तरह से आपको डेवलपमेंट करनी है। तो इसमें भी इसने कुछ आगे पीछे किया जिस वजह से इसको बोला जाता है काम किया इन्होंने, लेकिन लोग कहते हैं कि इस वजह से ये फूल है। पॉइंट क्लियर है, पॉइंट क्लियर है। तो आपको ये दो डिपार्टमेंट के नाम आपको पता होने चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर यदि हम बात करें इनके टाइम पीरियड में, दो बहुत इंपॉर्टेंट ऑथर्स हुए जिन्होंने इनके बारे में लिखा है। ठीक है, पहले है हमारे पास में जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है। इनकी एक बुक है जिसमें है तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही, ये एक बुक है। इस बुक में
एक्चुअल में नाम में तो आ रहा है फिरोज शाही, जो फिरोज शाह तुगलक है नाम तो आ रहा है फिरोज शाही, लेकिन एक्चुअल में फिरोज शाह का केवल 8 साल का टाइम पीरियड इसमें मेंशन है, बाकी इससे पहले के रूलर्स के बारे में ज़्यादा बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ से हमें इनकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। इन्होंने ही बोला कि ये जो रूलर है ये बहुत मूर्ख है, और आज जब ये मर रहे हैं, आज जब ये ख़त्म हो रहे हैं, तो यहाँ से जनता को छुटकारा मिला एक पागल राजा से। क्लियर। इसी तरीके से दूसरे एक जो ऑथर हुए इब्न बतूता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअल में मोरक्को से बिलोंग करते थे, मोरक्को से। ठीक है, अब इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है रेहला। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। किसकी है? इब्न बतूता की है। किसके बारे में है? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक, ये कहाँ से है? मोरक्को से है। किसके टाइम पीरियड में? मोहम्मद बिन तुगलक के पीरियड में, 1334 टू 1342 के बीच में। ठीक है, इसकी जो खास बात ये है, इसको इसने एज ए पनिशमेंट कि बोला गया कि आप एक काम कीजिए, आप चाइना जाइए और हमारे बिहाफ पे, मेरे बिहाफ पे एम्बेसडर बन के चाइना में जाओ। ठीक है, चाइना में इसको भेजा कि मेरे एम्बेसडर बन के जाओ चाइना में। अब ये जब चाइना में गए तो उसके बाद ये वापस ही नहीं आए, वहाँ से वहीं रह गए। क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में कोई मेंशनिंग नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए इब्न बतूता कहाँ से बिलोंग करते थे? मोरक्को से। ठीक है, किसके पीरियड में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। इनकी बुक है वो कौन है? रेहला। क्लियर। तो आपको ये दो ऑथर बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लियर। तो ये है हमारे पास में मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। क्लियर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।